हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का पार्ट 5 या पार्ट 6 लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में मैं टोटल 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा और इसकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने टोटल 125 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके। तो आज का ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देन आपका 126 नंबर का क्वेश्चन है। कह क्या रहा है कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहां पर हराया था। तो ये आपको बताना है कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहां पर हराया था। तो पहली बात तो यानी 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तो यानी पानीपत में ही उन्हें हराया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पानीपत में जो था वहां पर इब्राहिम लोदी को हराया था। किसने? बाबर ने हरा दिया था। और 14 फरवरी 2019 को शिफ्ट सेकेंड में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये माना जाता है कि प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आपको भी नीचे मिलेगा। इसका यानी सारे क्वेश्चंस का आपको एक्सप्लेनेशन, एक छोटा सा ओवरव्यू या कह सकते हो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, प्रश्न के नीचे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध ही 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? तो चौसा का युद्ध जो था वो आपका 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद आपका हल्दी घाटी का युद्ध जो था ये कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, यानी जो आपका क्वेश्चन है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट और मैंने बता दिए जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आए। यानी यहाँ से आपको चौसा का युद्ध क्लियर हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध क्लियर हो गया और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये तो आपको क्लियर हो ही गया। तो चौसा का युद्ध आपको ध्यान में रखना है, 1539 ईस्वी में हुआ था, हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 यानी 1539 में चौसा का युद्ध, उसी के जस्ट कुछ सालों बाद 1576 ईस्वी में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। देन आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। तो निम्न में से बताना है हमें कौन सा विरासत स्थल है जो वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? हम्पी जो शैली है, यानी हम्पी जो शहर है, यानी हम्पी जो शहर है एक तरीके से कह सकते हो एक टाउन है, कस्बा है जो कर्नाटका में पड़ता है। तो कर्नाटक वो आपका किस में है? विश्व विरासत स्थल में शामिल है। तो यहाँ पे इसको ही क्या कहा गया? द्रविड़ शैली को दर्शाता है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कर्नाटक में स्थित हम्पी वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। उसका अगला पॉइंट है मध्यकाल में हम्पी विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। यानी मेडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपका जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी। उसका अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में सिचुएटेड है। ये आपके जो चारों ऑप्शन है उनका डिटेलिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसका अगला पॉइंट है कि बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे आपके 4 पॉइंट थे, ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। और जितने पॉइंट हैं जो नीचे लिखवाए जाते हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वंदे भारत 2.0 पे आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। वहाँ पर जाकर आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें, वंदे भारत 2.0, जिसका लिंक जो है उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 128 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे। जो अशोक अपने साम्राज्य में आपका धार्मिक अधिकारी नियुक्त किया करते थे उसे किस नाम से जाना जाता था? तो धम्मा महात्मा यानी धम्मा महामत्ता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिखा गया है। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी को धम्मा महामात्र नाम से जाना जाता था। और अगला पॉइंट इसी में है अशोक के 5वें अभिलेख में धम्मा महामत्ता को नियुक्ति का उल्लेख मिला है। यानी धम्मा महामत्ता की नियुक्ति का उल्लेख मिला है किसमें? अशोक के 5वें अभिलेख में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक पॉइंट लिखा हुआ है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष धम्मा या महामात्र नियुक्त किए थे। यानी 14वें वर्ष में उन्होंने ये इन्हों मतलब जो हैं वो धार्मिक क्या कहते थे उन्हें यहाँ पे 14वें वर्ष में नियुक्त किया था। उसके बाद 129 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि श्रृंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर सुप्रसिद्ध है आपका? तो श्रृंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा आपका
मंदिर प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध हो जाएगा, तो खजुराहो मंदिर आपका प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है कि श्रृंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए खजुराहो का मंदिर सुप्रसिद्ध है। उसका अगला पॉइंट है कि हम्पी और मीनाक्षी द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, इसकी श्रेणी में आते हैं। तो ये आपका जो ये शैलियाँ हैं इन्हें आपको नोट करके रखना है, क्योंकि हर पेपर की दृष्टि से ये सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते 130 नंबर का क्वेश्चन है कि ताजमहल की प्रतिकृत बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपका सिचुएटेड है। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ताजमहल की प्रतिकृत यानी सेम आपका जो प्रारूप है उसका वो ताजमहल की तरह है। और बीबी का मकबरा जो है वो किसने बनवाया था, तो औरंगजेब ने ही बनवाया था। और ये कहाँ पे, उसी के नाम के शहर में यानी औरंगाबाद में ही उन्होंने ये सिचुएटेड है। तो आपका यहाँ पे ये क्लियर हो गया। उसके बाद आगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है कि ताजमहल की प्रतिकृत बीबी का मकबरा औरंगाबाद में सिचुएटेड है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे कि बीबी का मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें चंदर नगर फ्रांस का उपनिवेश था, 1950 में उसे भारत में मिला लिया गया। तो यहाँ पे ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दिन आगे बढ़ते हैं 131 नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। यानी वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वही राइट आंसर हो जाएगा। यानी अग्नि आ जाएंगे, इंद्र हो जाएंगे, उसके बाद सोम हो जाएंगे, उसके बाद तरुण देवता हो जाएंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के समूह में अग्नि, इंद्र, सोम तथा वरुण हुआ करते थे। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में लिखा गया है कि इंद्र वर्षा के देवता हुआ करते थे और इनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है कि पुरंदर जो है किस देवता को कहकर पुकारा जाता था, तो भगवान इंद्र को जो है वो पुरंदर कहा जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में लिखा हुआ है कि सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना गया है। अगला है वरुण को समुद्र का देवता माना गया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन आगे बढ़ते हैं 132 नंबर के क्वेश्चन पे कि नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। तो नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है किसके शासनकाल में, किसके टेन्योर में आपका निर्मित की गई थी। तो ये आपके चोल वंश के शासकों के टाइम पीरियड पे या टेन्योर पे वो निर्मित की गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यानी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में सेम वही लिखा हुआ है कि नटराज की कांस्य प्रतिमा चोलों के शासनकाल के दौरान आपका निर्मित की गई थी। उसके बाद 133 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये आपका थॉमस यानी टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो दोनों एक ही होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको टॉमस मुनरो देखने को मिलेगा, कहीं कहीं थॉमस मुनरो देखने को मिलेगा, और दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई, तो थॉमस मुनरो के द्वारा इसकी शुरू की गई थी। उसके बाद यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मिल रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी और यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। इसके तहत 51% भूमि का अधिग्रहण किया जाना हुआ करता था उस टाइम पे, ये आपका इसका रूल हुआ करता था। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 134 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर सत्र है वो किस कारण से आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यानी इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये भी पूछा जाता है, एक पॉइंट यहाँ पे बनता है कि पूर्ण स्वराज की सबसे पहले मांग जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग। तो यहाँ पे हो जाएगा इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया था, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर जो सन था, लाहौर ईयर था वो, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 1929 को राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो यहाँ से ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, नहीं किस अधिवेशन में, मतलब कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये क्वेश्चन आपका बनता है। प्रीवियस आपके जो ईयर में पेपर हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन बन भी चुका है। तो आपका किस में हुआ था, लाहौर अधिवेशन में ये आपका पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू उस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। यानी लाहौर अधिवेशन के उस टाइम पे अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 135 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही बंगाल का विभाजन हुआ था। कब, 1905 ईस्वी में कर दिया गया था। आइए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
तो आपका वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारत में बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हो चुका था। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है कि लिटन के काल में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ये जो आपका अगला ऑप्शन है उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा मतलब चालू कर दिया गया था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही 1857 की क्रांति उभर के आई थी। और 1857 की क्रांति जो है कहाँ से शुरुआत हुई थी इसका? तो मेरठ से आपका शुरुआत हुई थी। और एक बनता है बैरकपुर छावनी से, तो वहाँ पे आपका मंगल पांडे वहाँ से रिलेट करते थे, तो वो कहानी थोड़ा सा अलग है। लेकिन इसकी जो मेन शुरुआत हुई थी वो आपके मेरठ से, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आपका शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे 136 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपको बताने कौन सी हुआ करती थी? तो पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी उस टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है आपको कि मौर्य समाज की राजधानी यानी मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी उस टाइम पे पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और महाजनपद काल में वैशाली और लिच्छवियों की यानी राजद वो राजधानी थी, यानी महाजनपद काल में वैशाली जो थी लिच्छवियों की राजधानी हुआ करती थी। अगला है पॉइंट यहाँ पे कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? देह त्यागने को, यानी जो मृत्यु हो जाती है तो इनके लैंग्वेज में वो आपका महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया, तो ज्ञान की प्राप्ति जहाँ पे हुई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे 137 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मिलाद उन नबी जो है आपका मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लिखा गया है कि पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जाता है। और ईद उल फितर मुसलमान रमजान के एक महीने बाद एक मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा, आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? तो आगरा में जो मोती मस्जिद है वो उसको यानी किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा आपका बनाया गया है। आगरा में जो मोती मस्जिद आपका सिचुएटेड है। उसके बाद यहाँ पे वही सेम लिखा गया है नीचे व्याख्या में, एक्सप्लेनेशन में, तो आपको पढ़ लेना है। उसका 139 नंबर का क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये आपका 1919 में आपका महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया था 1919 में। इसी के बाद जस्ट आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी इसी के विरोध में आपका सभा लगाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में। तो वहाँ पे आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 139 नंबर के क्वेश्चन का। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। और रॉलेट एक्ट को ही काला कानून भी कहा जाता है। और इसकी जो काला कानून नाम का संज्ञा जो नाम दिया था वो किसने दिया था? तो ये भी आपका महात्मा गांधी जी ने दिया था कि रॉलेट एक्ट को उन्होंने क्या कहा था? तो ये एक आपका काला कानून है, ब्लैक रूल है ये हमारे लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थी? तो भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित हुआ करती थी? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वैष्णव से संबंधित, यानी ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे यहाँ पे हम व्याख्या देख लेते हैं कि भक्ति संत आंडाल वैष्णव धर्म से संबंधित हुआ करते थे। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में है कि आंडाल दक्षिण भारत के 12 अलवार संतों में से एक हुआ करते थे। और इन्हें दक्षिण का मीरा भी कहा जाता था। किन्हें? आंडाल को जो थे यानी उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता था। उसके बाद 141 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? तो आपका कुषाण राजवंश के तहत आपका विकसित हुई थी कौन सी? गांधार कला शैली। तो ये क्वेश्चन आपका 18 फरवरी 2019 को शिफ्ट सेकेंड में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ है। तो गांधार कला शैली किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? तो कुषाण राजवंश के तहत ये आपका विकसित हुई थी। उसके बाद यहाँ पे वही सेम लिखा हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। देन आगे बढ़ते हैं 142 नंबर के क्वेश्चन पे। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह जो है किसने कहा था? तो आपका महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये आपको महात्मा गांधी की महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया वाक्य आपका हो जाएगा। देन यहाँ पे
आगे बढ़ते हैं, 143 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि राग यानी राग मियाँ मल्हार का सृजन जो है किसने किया था। तो राग मृगा मियाँ मल्हार का जो सृजन किया था वो तानसेन ने किया था। उसके बाद यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि राग मियाँ मल्हार का सृजन तानसेन के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है कि अमीर खुसरो ने एक नवीन राग शैली ईमान जिल्फ साजगरी को जन्म दिया था। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में हो जाएगा भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को अमीर खुसरो की देन माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे 144 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आपके कौन हो जाएंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके द्वारा लिखी गई आपकी पुस्तक कौन हो जाएगी। तो भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और महात्मा गांधी ने 1919 में हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पे दोनों पुस्तक आपको नोट करके रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके, क्योंकि अगर दोनों नेता मोस्ट इंपॉर्टेंट है देश के तो उनके द्वारा बनाए गए क्वेश्चन, उनके द्वारा बनाई गई पुस्तकें जो है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। तो यहाँ पे हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगी। उसके बाद 145 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि कांगड़ा चित्रकला शैली यानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा इसमें। तो ये बताना है हमें। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 145 नंबर के क्वेश्चन का। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके। पहला पॉइंट आपका लिखा कि कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुई थी। उसका अगला पॉइंट है कि कांगड़ा चित्रकला पहाड़ी चित्रकला का एक भाग है। उसका अगला पॉइंट इसमें लिखा गया कि कांगड़ा चित्रकला शैली में प्राकृतिक विशेषकर पर्वतीय दृश्यों का चित्रण किया गया है। देन आगे बढ़ते हैं, 146 नंबर का क्वेश्चन है कि सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है। तो सत्रिया जो है वो असम का एक फोक डांस हो जाएगा, जो आपका नृत्य है, एक नृत्य शैली है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, जिसकी उत्पत्ति भारत के असम राज्य में हुई है या देखने को मिली है। देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सत्रिया असम राज्य की एक नृत्य शैली है। उसका अगला पॉइंट इसी में है कि सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। उसका 147 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था। तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 18 फरवरी 2019 को शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। उसके बाद आइए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त आपका कर दिया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 148 नंबर का क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ओडिशा में आपका सिचुएटेड है कोणार्क का आपका सूर्य मंदिर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे 148 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन इधर हो जाएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी जिले में आपका स्थित है। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट है कि इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 149 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो भारत की रियासतों में एकीकरण में, भारत की रियासतों के एकीकरण में जो है किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो आपका हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री सबसे पहले हुए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तो भारत की रियासतों के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उसके बाद आगे यहाँ पे हम इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत की रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। उसका अगला पॉइंट यहाँ पे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को यह विकल्प दिया कि वे भारत या पाकिस्तान राज्य में शामिल हो सकती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ अगला क्वेश्चन है 150 नंबर का क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन 150 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था। तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने कर दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने कर दिया था। अगला पॉइंट इसमें है देवबंद आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद कासिम नानौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट आपको
क्लियर हो चुके होंगे। और वीडियो कैसी लगी, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपने फुल वीडियो को देखा है तो लास्ट में आप प्यारा सा एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। सो एंड PDF आपको मैंने बता दिया, हमारे टेलीग्राम चैनल वंदे भारत 2.0 जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और प्रीवियस वीडियो ने जो 5 वीडियोज आपकी बन चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप उसे फुल वॉच कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, वंदे मातरम।